अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने चैनल पर CS311 इंट्रोडक्शन टू द वेब सर्विसेज एंड डेवलपमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और आज उसी सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 4 इस वीडियो में कवर अप करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हैंडआउट्स की जानिब और देखते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। हैंडआउट्स पर हम आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 में आज जो फर्स्ट टॉपिक कवर अप करने वाला है वो है XML एट्रीब्यूट्स। हम देखेंगे कि XML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है Attributes are the part of the XML elements. Attributes XML elements का ही हिस्सा होते हैं। An element can have multiple unique attributes. एक elements के साथ हम multiple unique attributes को define कर सकते हैं। Attribute gives more information about the XML elements. Attributes हमें XML elements के बारे में ज़्यादा information provide करते हैं। To be more precise, they define the properties of the elements. Attributes के ज़रिए हम XML elements की properties को भी define कर सकते हैं। An XML attribute is always a name value pair. हम XML attribute को हमेशा as a name value pair की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे देखें, ये सिंटैक्स है हमारे पास। एन XML एट्रीब्यूट हैज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ये देखें, हमें यहाँ पर एक मुकम्मल एक XML एलिमेंट प्रोवाइड है। ठीक है, इस एलिमेंट का ये हमारे पास स्टार्ट टैग है, दरमियान में ये कोई भी उन्होंने रैंडम कंटेंट रख दिया है और ये एलिमेंट का हमारे पास यहाँ नीचे ये इसका एंड टैग मौजूद है। अगर आपने किसी भी एलिमेंट के साथ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करे हैं तो एट्रीब्यूट्स को एलिमेंट्स के साथ डिफाइन करने का क्या तरीका होता है, आपने जिस एलिमेंट के साथ आपने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना है आपने उस एलिमेंट के स्टार्ट टैग में चले जाना है। जैसे कि हमारे पास इस एट्रीब्यूट का स्टार्ट टैग ये है। ठीक है, इस स्टार्ट टैग के अंदर जहाँ पर एट्रीब्यूट का नाम होगा, एलिमेंट का नाम होगा, एलिमेंट के नाम के आगे एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने के लिए आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है और उसके आगे आपने अपना फर्स्ट एट्रीब्यूट डिफाइन कर देना है। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट रखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें ये जो एलिमेंट है इसके स्टार्ट टैग में मैं 2 एट्रीब्यूट्स रखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, ये जो जहाँ पर ये फर्स्ट एट्रीब्यूट डिफाइन होगा इसी के आगे एक बार स्पेस दूंगी। ठीक है, और उसके आगे सेकंड एट्रीब्यूट डिफाइन कर दूंगी। इसी तरह अगर मैं इसके आगे थर्ड एट्रीब्यूट रखना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, यही मेथड फॉलो करूँगी कि सेकंड एट्रीब्यूट के आगे थोड़ी सी मैंने स्पेस दी। ठीक है, और उसके आगे मैंने थर्ड एट्रीब्यूट भी रख दिया। ठीक है, इसी तरह आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यही सेम मेथड फॉलो करके एक एलिमेंट के साथ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे देखें, where attribute and attribute 2 has the following form। ठीक है, अब देखें ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर हमने ये जो एलिमेंट के स्टार्ट टैग में एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 2 लिखा है ना। ठीक है, अब इनको लिखने का तरीका क्या होगा। ठीक है, XML कोड के अंदर ऐसे नहीं आपने लिख देना कि एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2, इस तरह नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, इसे प्रॉपर एट्रीब्यूट्स को एक नेम वैल्यू पेयर की फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि ये यहाँ पर हमें बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर वैल्यू। ठीक है, ये एट्रीब्यूट को डिफाइन करने का एक करेक्ट मेथड हमें यहाँ नीचे प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, आप एट्रीब्यूट का कोई भी नाम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, और एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफाइन करने के लिए इक्वल टू के बाद डबल कोट्स के अंदर जहाँ पर ये वैल्यू लिखा हुआ है इस वैल्यू के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने वैल्यू लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एट्रीब्यूट को विद इन XML एलिमेंट डिफाइन करने का करेक्ट मेथड है। ओके, वैल्यू हैज़ टू बी इन डबल और सिंगल कोट्स। ठीक है, कह रही हैं यहाँ नीचे कि जो एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी, ठीक है, इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप उसको सिंगल कोट्स के अंदर रखें या डबल कोट्स के अंदर रखें। बहरहाल ये रूल है कि आपको एट्रीब्यूट की वैल्यू को हमेशा कोट्स के अंदर रखना होगा, बेशक वो डबल कोट्स हो, बेशक वो सिंगल कोट्स हो। ठीक है, यहाँ नीचे देखें, यहाँ पर हमारे पास एक इंटरनल DDD विद इन XML, ठीक है, यहाँ पर लिखी गई है। इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे और समझेंगे कि ये दोनों कोड से एक दूसरे के साथ किस तरह काम करते हैं। ठीक है, इसके प्रैक्टिकल की तरफ जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक ये इस ऑपरेटर के बारे में थोड़ी सी क्लियरेंस देना चाहूँगी। ये ऑपरेटर आप देख रहे हैं, ये एस्ट्रिक्स। ठीक है, DDD के अंदर हम इसे कहते हैं कि ये एक कार्डिनलिटी ऑपरेटर है। ठीक है, ये क्या है, ये एक कार्डिनलिटी ऑपरेटर है। ठीक है, DDD के कोड के अंदर हमें 3 टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पर उनको मेंशन करूँगी आपके सामने। DDD के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट कार्डिनलिटी ऑपरेटर है वो है एस्ट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट के आगे हम ये एस्ट्रिक्स सिंबल DDD के सिंटैक्स के अंदर यूज़ करें तो इसका मतलब ये होता है कि इस एलिमेंट को आप अपने XML कोड के अंदर 0 to n टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट के आगे आप इस DDD के कोड के अंदर ये इस एस्ट्रिक्स कार्डिनलिटी ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट को आप अपने XML कोड के अंदर 0 to
n टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकंड कार्डिनलिटी ऑपरेटर जो DDD के अंदर मौजूद होता है वो है प्लस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी एलिमेंट के नाम के आगे, ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे केस में यहाँ पर एस्ट्रिक्स है, फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पर प्लस होता तो इसका ये मतलब है कि इस एलिमेंट को हम अपने XML कोड के अंदर 1 to n टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर एलिमेंट के नाम के आगे, ठीक है, प्लस कार्डिनलिटी ऑपरेटर यूज़ हुआ हो तो इसका ये मतलब होता है कि इस एलिमेंट को हम अपने XML कोड के अंदर 1 to n नंबर ऑफ़ टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। DDD के अंदर जो हमारे पास थर्ड कार्डिनलिटी ऑपरेटर होता है वो है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट के नाम के आगे ये क्वेश्चन मार्क कार्डिनलिटी ऑपरेटर DDD के सिंटैक्स के अंदर हमारे पास मौजूद हो तो इसका ये मतलब होता है कि इस एलिमेंट को हम अपने XML कोड के अंदर 0 to 1 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी ऑपरेटर्स आ चुके हैं, ठीक है। ये कार्डिनलिटी ऑपरेटर्स आगे आपको DDD के मुख्तलिफ कोड्स में बहुत ज़्यादा मरतबा देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनको आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल की बारी आती है, इसको अब हम गो थ्रू करके देखते हैं। ये जो बुक वाली एग्जाम्पल है इसी को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये देखें ये इंटरनल DDD का सिंटैक्स लिखा हुआ है, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पर नोटपैड के अंदर इंटरनल DDD के सिंटैक्स को लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट लिखने के बाद हम अपने XML कोड के अंदर जो रूट एलिमेंट है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर DDD का सिंटैक्स लिख रहे हैं ना, इस वजह से हम क्या करेंगे, एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे आगे एलिमेंट। इस एलिमेंट के बाद हम अपने XML कोड के अंदर जो रूट एलिमेंट है ना उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। हमारे केस में क्या नाम है रूट एलिमेंट का, गार्डन, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे गार्डन, हमने लिखा गार्डन, ठीक है। गार्डन के बाद ये अब देखिए ये पैरेंथेसिस हमने लगाई और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो रूट एलिमेंट है हमारे पास गार्डन, इसके तमाम तर चाइल्ड एलिमेंट्स का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके एक चाइल्ड एलिमेंट का नाम डिफाइन करते हैं, ठीक है। हमारे केस में यहाँ पर नाम है प्लांट्स, हम यहाँ पर लिखेंगे प्लांट्स, प्लांट्स हमने लिखा, ठीक है। अब देखें हम यहाँ पर DDD के कोड की प्रैक्टिस कर रहे हैं विद इन कार्डिनलिटी ऑपरेटर्स, ओके। और यहाँ पर हमारे केस में कौन सा कार्डिनलिटी ऑपरेटर डिफाइंड है, एस्ट्रिक्स, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि हम इस एलिमेंट को हम अपने XML कोड के अंदर 0 to n नंबर ऑफ़ टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम एलिमेंट के नाम के आगे ऐसे लिख देंगे एस्ट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो गार्डन हमारे पास रूट एलिमेंट है, इसका आगे से ये जो चाइल्ड एलिमेंट है प्लांट्स, ठीक है, इसको हम अपने XML कोड के अंदर 0 to n नंबर ऑफ़ टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल DDD के कोड के अंदर हम इसकी डिक्लेरेशन सिर्फ एक मरतबा देंगे, ठीक है। आगे आ जाएँ, देखें अब इसके साथ देखें हमारे पास यहाँ XML कोड के अंदर एक मुकम्मल ये एट्रीब्यूट भी डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। अब इस एट्रीब्यूट के लिए हम DDD के अंदर किस तरह उसकी डिक्लेरेशन देंगे, अब वो आप ये मेथड देखें। एट्रीब्यूट को DDD के अंदर डिफ़ाइन करने का ये तरीका होता है कि एंगल ब्रैकेट्स आपने लगाई, इसके दरमियान आपने लिखना है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बाद आप देखें एट्रीब्यूट को डिफ़ाइन करना है ना, तो एट्रीब्यूट के लिए हम यहाँ पर जो सिंटैक्स लिखेंगे वो है एटलिस्ट, ठीक है। एटलिस्ट हम क्यों लिखते हैं, जब हम DDD के कोड के अंदर XML एट्रीब्यूट का हवाला दे रहे हो तो, ठीक है। हमने लिखा एटलिस्ट, उसके बाद स्पेस देंगे, ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट हम किस एलिमेंट के साथ यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ये जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स के साथ हम इस एट्रीब्यूट को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे उस एलिमेंट का नाम जिस एलिमेंट के साथ हम इस एट्रीब्यूट को यूज़ करना चाहते हैं। हमारे केस में नाम है प्लांट्स, हम यहाँ पर इस वजह से लिखेंगे प्लांट्स, प्लांट्स हमने लिखा। उसके बाद हम यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट का नाम डिफ़ाइन करेंगे जो कि हमारे केस में यहाँ पर क्या है, कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कैटेगरी, कैटेगरी, ओके। कैटेगरी लिखने के बाद हम थोड़ी सी स्पेस देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे
कि यहाँ पर ये जो हमारा एट्रीब्यूट है जिसका नाम है कैटेगरी, ठीक है, ये अपने अंदर किस टाइप का डेटा कैरी करता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये अपने अंदर सी डेटा कैरी करता है। सी डेटा से मुराद कैरेक्टर डेटा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो एट्रीब्यूट है सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर कैरेक्टर डेटा कैरी करता है। ठीक है, अब ये बात याद रखें, ये जो टाइप है हमारे पास सी डेटा, ये टाइप सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स के साथ यूज़ की जा सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम एलिमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम टाइप यूज़ करते हैं पीसी डेटा। ठीक है, बहरहाल हमारे केस में यहाँ पर देखें, ये एक एट्रीब्यूट की डिक्लेरेशन हम डीटीटी के अंदर दे रहे हैं। इस वजह से एट्रीब्यूट की डिक्लेरेशन के साथ जब उसकी डेटा टाइप डिफाइन करने की बारी आती है तो हम वहाँ पर लिखते हैं सी डेटा। ठीक है, सी डेटा से मुराद ये है कि ये एट्रीब्यूट अपने अंदर सिर्फ कैरेक्टर डेटा कैरी करता है और ये डेटा टाइप सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स की डिक्लेरेशन के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद हम स्पेस देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, स्पेसिफायर से मुराद ये है, हम यहाँ पर इस बात का हवाला देने लगे हैं क्या ये एट्रीब्यूट हमें हर सूरत रिक्वायर्ड है, क्या ये एट्रीब्यूट ऑप्शनल है, क्या ये एट्रीब्यूट फिक्स्ड है, क्या ये एट्रीब्यूट डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, हमारे केस में देखिए यहाँ पर ये एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पर स्पेसिफायर के अंदर लिखेंगे हैश सिंबल यूज़ करने के बाद कैपिटल लेटर्स में हम लिखेंगे रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमने लिख दिया रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखें इस डीटीटी के अंदर हमने क्या किया। सबसे पहले तो हमने ये रूट एलिमेंट के लिए हमने डीटीटी का सिंटैक्स लिखा, एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क एलिमेंट, आगे जो एक्सएमएल के कोड के अंदर हमारे पास ये जो रूट एलिमेंट मौजूद था जिसका नाम है गार्डन। ठीक है, उस नाम को हमने उठाकर यहाँ पर लिखा और इस गार्डन के आगे से जितने भी तमाम तर चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका नाम हम यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। हमारे केस में ये देखें कार्डिनलिटी को ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है ना, इस वजह से हमने क्या किया, ये जो प्लांट्स एलिमेंट का नाम है इसको हमने एक ही दफ़ा यहाँ पर लिखा। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर। ठीक है, और आगे हमने डीटीटी का कार्डिनलिटी ऑपरेटर एस्ट्रिक्स यूज़ किया, जिसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट को हम अपने एक्सएमएल कोड के अंदर 0 to n नंबर ऑफ़ टाइम्स यूज़ कर सकते हैं और ये एलिमेंट अपने साथ एक एट्रीब्यूट कैरी करता है। ठीक है, यहाँ एक्सएमएल कोड के अंदर जिसका नाम है कैटेगरी और वैल्यू है इसकी फ्लावर्स। ठीक है, इस एट्रीब्यूट की डिक्लेरेशन हम डीटीटी के अंदर किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम डीटीटी के सिंटैक्स को देखेंगे। देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ब्रैकेट्स, उसके दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क एटलिस्ट क्यों, क्योंकि हम डीटीटी के अंदर एट्रीब्यूट का हवाला दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट का नाम, हम यहाँ पर उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे जिस एलिमेंट के साथ हम इस एट्रीब्यूट को यूज़ करना चाहते हैं। हम प्लांट्स के साथ यूज़ करना चाहते हैं, इस वजह से हमने अपने केस में यहाँ पर लिखा प्लांट्स। आगे हम इस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे जो कि हमारे केस में है कैटेगरी। आगे हमने एट्रीब्यूट की टाइप डिफाइन की कि ये एट्रीब्यूट अपने अंदर किस टाइप का डेटा कैरी करता है। हमारे केस में ये सी डेटा कैरेक्टर डेटा कैरी करता है और आगे हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट का स्पेसिफायर डिफाइन कर दिया कि ये एट्रीब्यूट हमें हर सूरत रिक्वायर्ड है, इस एट्रीब्यूट को हम छोड़ नहीं सकते, इसकी वैल्यू हर सूरत हमें फिल करनी होगी। अब इसी डीटीटी के हवाले से हम यहाँ पर नीचे एक्सएमएल का कोड लिखेंगे। ठीक है, अब देखें वो कैसे लिखना है। सबसे पहले तो हम अपने एक्सएमएल का रूट एलिमेंट लिखेंगे जो कि है हमारे केस में गार्डन। ठीक है, ये इसका ओपनिंग टैग आ गया और ये इसका क्लोजिंग टैग आ गया। ये हमारे पास एक रूट एलिमेंट है। ठीक है, जिसके अंदर हम तमाम तरह के चाइल्ड एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब देखें इस कार्डिनलिटी ऑपरेटर के हवाले से हम यहाँ पर एक्सएमएल का कोड किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने एक ही एलिमेंट डिफाइन किया है ना, और हमने इस बात की यहाँ पर ये कार्डिनलिटी ऑपरेटर के साथ डिक्लेरेशन जाहिर की है कि इस एलिमेंट को हम अपने एक्सएमएल कोड के अंदर 0 to n नंबर ऑफ़ टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 0 to n नंबर ऑफ़ टाइम्स कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान हम लिखेंगे एलिमेंट का नाम जो कि है हमारे केस में प्लांट्स लिखा। ठीक है, प्लांट्स लिखने के बाद हम स्पेस देंगे। अब देखें ये यहाँ नीचे हमने ये जो एट्रीब्यूट लिखा था, ठीक है, ये एट्रीब्यूट हमने किस हवाले से लिखा था कि इस एट्रीब्यूट को हम यूज़ करेंगे ये प्लांट्स एलिमेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है ना, ये नाम इस बार की ये डिक्लेरेशन हमें दे रहा है कि ये वाला जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, इस एट्रीब्यूट को हम ये प्लांट्स एलिमेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें अब यहाँ पर हम एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे ये देखें, हम यहाँ पर हमने ये लिखा प्लांट्स, ये इसका स्टार्ट टैग हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसी एलिमेंट का हम यहाँ पर ये एंड टैग हम डिफाइन करने लगे हैं। ठीक है, ये इसका एंड टैग आ गया। ठीक है, और
एट्रीब्यूट को डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि आप जिस एलिमेंट के साथ आपने एट्रीब्यूट को लिखना है उसके आप स्टार्ट टैग में जाएं, जहाँ पर एलिमेंट के स्टार्ट टैग के अंदर उसका नाम लिखा हुआ है, थोड़ी सी उसके आगे स्पेस दें और यहाँ पर आप अपना एट्रीब्यूट डिफाइन कर दें। हमारे केस में एट्रीब्यूट क्या है, कैटेगरी और वैल्यू है उसकी फ्लावर्स। हम बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी लिखा, इक्वल टू का साइन लगाया, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू देंगे जो कि है हमारे केस में फ्लावर्स। हमने लिख दिया फ्लावर्स, ठीक है। ये हमने रूट एलिमेंट के अंदर उसका एक चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है, विद इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और इसके साथ हमने उसका एक एट्रीब्यूट भी डिफाइन किया है। अब यहाँ पर देखें, हमने इस एलिमेंट को, ठीक है, DDT के अंदर हमने ये कहा था कि हमने इस एलिमेंट को अपने XML कोड के अंदर 0 to n नंबर ऑफ़ टाइम्स यूज़ करना है, ठीक है। अगर मैं इसी एट्रीब्यूट को Ctrl+C कर, ठीक है, यहाँ पर एक और दफ़ा पेस्ट कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इसकी कैटेगरी के अंदर फ़र्ज़ करें मैं कुछ और लिख देती हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है श्रब्स, ठीक है, तो तब भी ये एक वैलिड XML कहलाएगी। क्यों? अब देखें, यहाँ पर DDT के अंदर तो हमने सिर्फ एक ही बार हवाला दिया है ना, ठीक है। बहरहाल ये हमने कार्डिनलिटी ऑपरेटर साथ में यूज़ किया है जो इस बात की निशानदेही करता है कि इस एलिमेंट को आप अपने XML कोड के अंदर 0 to n नंबर ऑफ़ टाइम्स यूज़ करें, ठीक है। हमने यहाँ पर बस एक ही दफ़ा उसका हवाला दिया DDT के अंदर, और XML के अंदर हम, ठीक है, अपनी मर्ज़ी मुताबिक उसे एक्सटेंड करते जा रहे हैं। इससे मुराद ये है कि हम अपनी मर्ज़ी मुताबिक, ठीक है, हम उसके नंबर ऑफ़ एक्सिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। कि यहाँ पर देखिए जैसे एक बार एक्सिस्ट कर रहा है, यहाँ पर दूसरी दफ़ा हम चाहें तो यहाँ पर इसे तीसरी दफ़ा भी लिख सकते हैं, चौथी दफ़ा भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहरहाल मेरे ख्याल से दो बहुत हैं। चले एक हम इस तरह करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक एम्प्टी एलिमेंट टैग है, ठीक है, ये हमारे पास एक एम्प्टी एलिमेंट है, ओके। एम्प्टी एलिमेंट है, इसका मतलब ये, अब देखें ये एलिमेंट है हमारे पास, ये पूरे का पूरा, ठीक है। इसके स्टार्ट टैग, ये हमारे पास स्टार्ट टैग है, ठीक है, ये हमारे पास एंड टैग है, ठीक है। और इसके दरमियान यहाँ पर हम इंटरनल कंटेंट रखते होते थे ना, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा। तो इसका हवाला हम यहाँ पर अपने DDT के अंदर किस तरीके से देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एलिमेंट लिखा। एलिमेंट लिखने के बाद, ठीक है, हम अपने एलिमेंट का नाम लिखेंगे प्लांट्स, ठीक है। अब देखें हम इस बात की निशानदेही करने लगे हैं कि ये एक एम्प्टी एलिमेंट है, ठीक है। इस एलिमेंट का ये हमारे पास स्टार्ट टैग मौजूद है, ठीक है। स्टार्ट टैग के बाद ये हमारे पास एंड टैग मौजूद है। इसके दरमियान देखें कोई भी इंटरनल कंटेंट नहीं है ना, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पर एलिमेंट की टाइप डिफाइन करने की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि XML के अंदर ये जो प्लांट्स चाइल्ड एलिमेंट है, ठीक है, ये इसकी टाइप है एम्प्टी एलिमेंट की, ये अपने अंदर कोई इंटरनल कंटेंट अपने साथ कैरी नहीं करता। बहरहाल ये एम्प्टी एलिमेंट्स अपने साथ एट्रीब्यूट्स का हवाला दे सकते हैं, ठीक है, एम्प्टी एलिमेंट्स अपने साथ एट्रीब्यूट्स का हवाला दे सकते हैं, ठीक है। बहरहाल उनके अंदर यहाँ पर जहाँ पर ये कोई भी रैंडम कंटेंट हम रखते थे ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं अपने साथ कैरी करते, ठीक है। आपने इस बात को याद रखना है, ओके। इस तरह करते हैं। यहाँ नीचे हम एम्प्टी एलिमेंट्स को डिफाइन करने का जो सेकंड मेथड होता है वो क्या होता है कि हम एम्प्टी एलिमेंट्स को एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग भी अपने XML कोड के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम लगाएंगे एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान हम अपने एलिमेंट का नाम लिखेंगे प्लांट्स, ठीक है, आगे स्पेस दी, कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी के अंदर हमारे पास यहाँ पर दो ही मरतबा ये एलिमेंट डिफाइंड है, ठीक है। एक बार एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, दूसरी बार, ठीक है, ये एक मुकम्मल एलिमेंट उन्होंने लिखा हुआ है विद इन स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग्स, ठीक है। हमने स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स वाला एलिमेंट, ठीक है, दो मरतबा यहाँ पर अपने XML कोड के अंदर, ठीक है, डिफाइन किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये वाला एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है, हम यहाँ पर एक और थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे लिखने लगे हैं। इसके अंदर फ़र्ज़ करें हम कुछ भी लिख देते हैं इसकी कैटेगरी के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ट्रीज़, ठीक है। और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है ना, हम इसे इस तरीके से साथ क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एम्प्टी एलिमेंट है, ठीक है, इसका स्टार्ट टैग भी यही है, इसका एंड टैग भी यही है, और ये एम्प्टी एलिमेंट अपने अंदर कोई भी इंटरनल कंटेंट कैरी नहीं करता, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमने DDT के अंदर
ये जो प्लांट्स एलिमेंट है, ठीक है, इसका हमने एक ही दफ़ा यहाँ पर हवाला दिया है, एक ही दफ़ा हमने इसकी डिक्लेरेशन की है, और इसके एट्रीब्यूट की भी हमने यहाँ पर एक ही दफ़ा डिक्लेरेशन दी है। और एक एक दफ़ा डिक्लेरेशन देने के बावजूद हमने इनको अपने एक्सएमएल कोड के अंदर, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया है। हम ये कैसे मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर रहे हैं इन एलिमेंट्स को, सिर्फ और सिर्फ इस कार्डिनलिटी ऑपरेटर की वजह से, ठीक है, क्योंकि इस कार्डिनलिटी ऑपरेटर का ये मतलब होता है, एस्ट्रिक्स कार्डिनलिटी ऑपरेटर का डीटीटी के अंदर ये मतलब होता है कि आप इस एलिमेंट को, जिसका नाम है प्लांट्स, इसे आप अपने एक्सएमएल कोड के अंदर 0 to n नंबर ऑफ़ टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने अपना डीटीटी का कोड भी लिख लिया है, एक्सएमएल कोड भी हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस डीटीटी को इस एक्सएमएल कोड के साथ लिंक करेंगे, ठीक है। विद इन सेम फाइल हम लिंक करेंगे ना, इस वजह से हम यहाँ पर लिंकिंग का जो सिंटैक्स है वो हम इंटरनल डीटीटी के हवाले से लिखेंगे, ठीक है। अब वो लिंक करने का सिंटैक्स हम कैसे लिखेंगे, हम अपने फाइल के टॉप पर जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एंकर ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप, ठीक है, स्पेस देंगे, ठीक है। हम इस एक्सएमएल को, ठीक है, इस डीटीटी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप के बाद यहाँ पर हम अपने एक्सएमएल रूट एलिमेंट का नाम लिखेंगे, जो कि है हमारे केस में गार्डन लिखा, थोड़ी सी स्पेस दी, ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर आपने इनको ऐसे ओपन कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, इस डीटीटी को हम एक्सएमएल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं ना, ठीक है। आप हमेशा ये बात याद रखिएगा, बेशक इंटरनल डीटीटी हो या एक्सटर्नल डीटीटी हो, ठीक है, लिंक करने का सिंटैक्स यहाँ पर, ठीक है, बल्कि यहाँ पर इंटरनल डीटीटी की बात करते हैं, ठीक है। जो लिंक करने का सिंटैक्स हम विद इन इंटरनल डीटीटी लिख रहे हैं, ठीक है, उस लिंक करने के सिंटैक्स के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ ये डीटीटी के सिंटैक्स को रखना है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आप ये वाला, ये जो लिंक करने का ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंटैक्स है, अगर आप इसके अंदर एक्सएमएल का ये वाला कोड सारा उठाकर पेस्ट कर देते हैं ना, ठीक है, तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा, रेंडरिंग के वक्त ये आपका इनवैलिड हो जाएगा और आपके पास एरर्स आ जाएंगे कि ऐसे नहीं करना था, लिंक करने का सिंटैक्स आपने गलत लिख दिया है, ठीक है। तो उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिंक करने का सिंटैक्स लिखा है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे डीटीटी के कोड को यहाँ से हम उठाकर इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये स्पेस, इसको यहाँ से हम इरेज कर देंगे, ओके। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक वैलिड एक्सएमएल, ठीक है, विद इन इंटरनल एक्सटर्नल डीटीटी, ठीक है, एक दूसरे के साथ लिंक हुई भी हमने यहाँ पर ये लिख दी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस फाइल को हमने ब्राउज़र में किस तरीके के साथ रन करना है, ओके। हम इस फाइल को सेव करेंगे डेस्कटॉप लोकेशन पे, इसका कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैं अपने केस में लिख रही हूँ इंटरनल डीटीटी और एक्सटेंशन में यूज़ करूँगी .xml क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटरनल डीटीटी के साथ काम किया है। इंटरनल डीटीटी से मुराद ये है कि हमने एक्सएमएल का कोड और डीटीटी का कोड सेम फाइल के अंदर लिखा है, इस वजह से हम इस फाइल को सेव करते वक्त एक्सटेंशन यूज़ करेंगे .xml, ठीक है। अगर इसी के बरअक्स हम यहाँ पर एक्सटर्नल डीटीटी के साथ काम कर रहे होते तो हम जो एक्सटेंशन डीटीटी के कोड को सेव करते वक्त यूज़ करते वो होती .dtt। बहरहाल अभी हम फ़िलहाल इंटरनल डीटीटी के साथ काम कर रहे हैं, इस वजह से हम फाइल नेम के बाद फाइल को सेव करते वक्त जो एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं वो है .xml, ओके। डेस्कटॉप लोकेशन पर हम इसे सेव करेंगे, ओके। ये हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है, देखें यहाँ पर ये इसका नाम चेंज हो चुका है। अब हम इस फाइल को देखेंगे कि इसको ब्राउज़र में किस तरीके के साथ रन करना है। ये देखें, ये हमारे पास हमारी फ़ाइल आ चुकी है, ठीक है। ओपन करेंगे इसे और ये देखें, ये हमारे पास हमारा एक्सएमएल का कोड रेंडर होकर आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास हमने एक्सएमएल का कोड लिखा था विद इन इंटरनल डीटीटी, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट वे में रेंडर होकर आ चुका है। इसका मतलब ये कि हमारा इंटरनल डीटीटी एक्सएमएल के साथ बिल्कुल वैलिड तरीके से कनेक्ट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर किसी भी किस्म का चेंज करती हूँ तो वो चेंज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। फ़र्ज़ करें अब ये जो ट्रीज़ है ना, अगर इसकी स्पेलिंग को मैं यहाँ पर कैपिटल वर्डिंग में लिख देती हूँ, ठीक है, इसे कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करती हूँ, यहाँ पर कंट्रोल आर से इसे रिफ़्रेश करती हूँ, तो ये देखें, ये हमें स्पेलिंग अपडेट होकर मिल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, एक बात पर आप गौर करें, हमने यहाँ पर जितने भी एम्प्टी एलिमेंट्स डिफाइन किए थे ना, अब ये स्टार्टिंग वाले 2 एलिमेंट्स को आप देखें,
ठीक है। स्टार्टिंग वाले ये जो दो एम्प्टी एलिमेंट्स हैं, एम्प्टी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं किसके, ये गार्डन रूट एलिमेंट के, ठीक है। इनको हमने विद इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स हमने लिखा था। यहाँ पर देखिए इसका ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स इस एलिमेंट्स के हमारे पास मौजूद है ना, ये ऊपर वाले एलिमेंट के भी हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स मौजूद हैं, ठीक है। बहरहाल देखिए हमने यहाँ पर DTD के अंदर हमने इस बात की ये बात हमने डिक्लेयर की थी कि ये जो प्लांट्स एलिमेंट होने लगे हैं हमारे पास XML कोड के अंदर, बेशक ये 0 टाइम्स हो या n नंबर ऑफ़ टाइम्स हो, ठीक है, ये हमेशा एज एन एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है, अपने अंदर डेटा कैरी करेंगे। इस वजह से देखिए बेशक हमने इनको यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के साथ XML कोड के अंदर डिफाइन किया है। बहरहाल जब ये कोड रेंडर हुआ, रेंडर होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो देखें, वो एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग आ गया है, ठीक है। ये देखें ये पूरा का पूरा एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग आ गया है। इसका आगे ये हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग से मुराद ये है कि ये हमने एक एलिमेंट डिफाइन किया, ठीक है, जो कि अपने साथ एक एट्रीब्यूट कैरी करता था, ठीक है, जिसका नाम है कैटेगरी, वैल्यू है फ्लावर्स, ठीक है। ये एलिमेंट इसी टैग के साथ स्टार्ट हो रहा है और इसी टैग के साथ ये एंड हो रहा है। कैसे पता चल रहा है, ये आखिर में ये जो फॉरवर्ड स्लैश लगी हुई है ना, इस वजह से, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, बेशक आप एम्प्टी एलिमेंट्स को इस तरह स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स के साथ लिख लें, ठीक है, जैसे कि ये हमने शुरू में 2 मरतबा लिखा था, या फिर आप इसे डायरेक्ट एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग लिख लें, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपने सेल्फ क्लोजिंग टैग एम्प्टी एलिमेंट्स के केस में यूज़ करने हैं, ठीक है। ये देखें जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है वो वैसे का वैसा आ गया है, और जो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के साथ हमने एम्प्टी एलिमेंट्स डिफाइन किए थे ना, ठीक है, वो एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग हमारे पास रिजल्ट की सूरत में सामने आ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पर जो हमें बुक में दिया गया था, ये कार्डिनलिटी ऑपरेटर्स का विद एन इंटरनल DTD, ठीक है, ये हमने कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से जितना भी हमने यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करने वाले पॉइंट्स हैं ना इसमें, वो यहाँ से लेकर XML एट्रीब्यूट्स और सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है, बस इतना सा। और इसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप MCQs में पूछ लें कि एट्रीब्यूट्स को आप कौन सी फॉर्म में, ठीक है, कौन सी फॉर्म में आप विद इन XML एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि हम XML एलिमेंट्स के साथ एट्रीब्यूट्स को एज अ नेम वैल्यू पेयर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ से एक ये वाला पैराग्राफ कर लेना है, ठीक है, XML एट्रीब्यूट्स वाला, और यहाँ से आपने इस बात को याद रख लेना है। ये हमारा प्रैक्टिकल हो चुका है। रह की बात ये इन कार्डिनलिटी ऑपरेटर्स की, आगे जब DTD के हमारे पास और ज़्यादा प्रैक्टिकल्स आते जाएंगे, ये कार्डिनलिटी ऑपरेटर्स, ठीक है, आपको मल्टीपल टाइम्स अपने कोड में यूज़ करने पर पड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनको इसी लेक्चर के अंदर क्लियर कर लेते हैं ना, तो आगे आपको मज़ीद आसानी हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कवर करने वाला है वो है एलिमेंट एट्रीब्यूट रूल्स, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट एट्रीब्यूट्स के रूल्स XML के अंदर रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हम लाइन बाय लाइन उनको गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एन एट्रीब्यूट नेम मस्ट नॉट अपीयर मोर देन वंस इन द सेम स्टार टैग और एम्प्टी एलिमेंट टैग, ठीक है। इस बात का ये मतलब है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक एलिमेंट है, कोई भी मैं इसका रैंडम नाम लिख देती हूँ, जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है नेम, ठीक है। ये इसका ओपनिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। इसके साथ में एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर देती हूँ, जैसे कि कोई भी एट्रीब्यूट है A, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यूज़ की रख देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिख देती हूँ इसकी वैल्यू के अंदर क्या लिखूँ, A1, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, ये मेरे पास एक एलिमेंट मैंने लिखा, ठीक है, जिसका नाम है नेम, ठीक है। और ये इस एलिमेंट का ये स्टार टैग है, ये इस एलिमेंट का यहाँ नीचे ये क्लोजिंग टैग है, और इस एलिमेंट के स्टार टैग में मैंने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया है, ठीक है। इस एट्रीब्यूट का नाम है A, वैल्यू है इस एट्रीब्यूट की A1, ठीक है। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि अगर आपने XML एलिमेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया, ठीक है, जिसका नाम है A, आप दोबारा इसी A नाम से कोई और एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि अब देखिए मैं चाहती हूँ कि इस एलिमेंट के साथ एक एट्रीब्यूट डिफाइन है, मैं यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट डिफाइन करना चाहती हूँ। फ़र्ज़ करें A इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू के अंदर मैं लिख देती हूँ B1, ठीक है। अब देखें मेरे पास यहाँ पर इस एलिमेंट के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स डिफाइंड है, ठीक है।
फर्स्ट एट्रीब्यूट का नाम है ए, वैल्यू है उसकी A1, सेकंड एट्रीब्यूट का नाम भी है ए और वैल्यू है इसकी B1, ठीक है। वैल्यूज़ बेशक सेम हो, ठीक है, सॉरी वैल्यूज़ बेशक डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, बहरहाल नाम इन एट्रीब्यूट्स के सेम नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ नीचे हमें नेम्स के बारे में ये बता रही हैं, एन एट्रीब्यूट नेम मस्ट नॉट अपेयर मोर देन वंस इन द सेम स्टार्ट टैग और एम्प्टी एलिमेंट टैग। कह रहे हैं किसी भी एलिमेंट के स्टार्ट टैग में बेशक वो एम्प्टी एलिमेंट हो, ठीक है, या वो कोई और एलिमेंट हो जो अपने अंदर कोई भी रैंडम कंटेंट यहाँ पर कैरी करता हो, ठीक है, अगर उसके अंदर आपने कोई एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया है, ठीक है, तो उसी नाम से आप दोबारा कोई और एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए एन एट्रीब्यूट नेम मस्ट नॉट अपेयर मोर देन वंस, ठीक है, यहाँ पर हमें एट्रीब्यूट के नाम के बारे में ही कहा गया है, ठीक है। ए नाम से आपने एक एट्रीब्यूट बना दिया है ना, उसकी वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस इस बात से फ़र्क पड़ता है अगर ए नाम से आपने बना लिया है ना, दोबारा ए नाम से ना बनाएं, ठीक है, दोबारा आप ए नाम से ना बनाएं, ठीक है। ए के बजाय आप यहाँ पर बी लिख लें, सी लिख लें, डी लिख लें, ठीक है, जो आपका दिल चाहे, बहरहाल आपने इस तरह ए नहीं लिखना। ए क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ए नाम से हमने पहले ही एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब इसी नाम से हम आगे एक और एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं कर सकते, इस काम को आपने अवॉइड करना है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ नीचे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, एन एट्रीब्यूट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन यूजिंग एन एट-लिस्ट डिक्लेरेशन। ओके, यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जब भी आप DDD के अंदर एट्रीब्यूट की डिक्लेरेशन करें तो हमेशा उस एट्रीब्यूट की डिक्लेरेशन को एट-लिस्ट डिक्लेरेशन के साथ डिक्लेयर करें। इसका क्या मतलब हो गया? अब यहाँ पर जैसा कि हमने प्रैक्टिकल में देखा था, एक एट्रीब्यूट हमने DDD के अंदर डिफाइन किया था। कैसे किया था? एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क आगे हमने लिखा था एट-लिस्ट। एट-लिस्ट हमने क्यों लिखा था? ये DDD के अंदर ये तरीका हमें DDD की तरफ से ही प्रोवाइड किया गया है कि अगर आप DDD के अंदर एट्रीब्यूट को डिफाइन करना चाहें तो एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन के बाद आपको लिखना पड़ेगा एट-लिस्ट। एट-लिस्ट DDD के अंदर इस बात की निशानदेही करता है कि यहाँ पर आप एट्रीब्यूट की डिक्लेरेशन DDD के अंदर देने वाले हैं, ठीक है। एट-लिस्ट के बाद हम उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे जिस एलिमेंट के साथ हम इस एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे केस में एलिमेंट का क्या नाम था? प्लांट्स। हम यहाँ पर लिखेंगे प्लांट्स, ठीक है। आगे हम अपने एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे केस में एट्रीब्यूट का नाम क्या था? कैटेगरी। आप कोई भी नाम दे सकती है, ठीक है, मैं वही वो पिछली एग्जांपल वाले सारे नाम दे रही हूँ, ठीक है। ये हमने एट्रीब्यूट का नाम दे दिया। उसके बाद हम अपने एट्रीब्यूट की टाइप डिफाइन करेंगे कि ये एट्रीब्यूट अपने अंदर किस टाइप का डेटा कैरी करता है। हमारे केस में ये सिर्फ कैरेक्टर डेटा कैरी करता था ना, ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे सी डेटा। सी डेटा से मुराद होता है कैरेक्टर डेटा। इसका मतलब ये कि ये जो एट्रीब्यूट है कैटेगरी, ये अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर डेटा कैरी करता है, और ये सी डेटा, ठीक है, ये वाली डेटा टाइप, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स के साथ यूज़ की जा सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एलिमेंट की डिक्लेरेशन DDD के अंदर दे रहे हैं और वहाँ पर आप उसकी टाइप यूज़ कर रहे हैं सी डेटा, वो DDD के अंदर, ठीक है, इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। आपने अगर एलिमेंट की डिक्लेरेशन DDD के अंदर देनी है, वहाँ पर एलिमेंट की अलग टाइप्स होती हैं, डेटा टाइप्स होती हैं, और एट्रीब्यूट्स की अलग डेटा टाइप्स होती हैं। उनमें से एक हमने आज देखी, ठीक है, जो थी सी डेटा, मतलब कि कैरेक्टर डेटा। इसका मतलब ये कि ये एट्रीब्यूट अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर डेटा कैरी करता है। उसके बाद हम स्पेस देंगे और यहाँ पर लिखेंगे एट्रीब्यूट का स्पेसिफायर। स्पेसिफायर से मुराद हम इस बात का यहाँ पे हवाला देना चाहते हैं कि क्या ये एट्रीब्यूट हमें XML कोड के अंदर हर सूरत रिक्वायर्ड है, क्या ये एट्रीब्यूट ऑप्शनल है, क्या ये एट्रीब्यूट फिक्स्ड एट्रीब्यूट है, क्या ये एट्रीब्यूट डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट है। हमारे केस में वो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट था, इस वजह से हम यहाँ पर भी लिखेंगे कैपिटल वर्डिंग में। जो स्पेसिफायर के स्पेलिंग्स हो गए, याद रखिएगा उन्हें हमेशा हैश सिंबल यूज़ करने के बाद आपने कैपिटल वर्डिंग में लिखना है। हमारे केस में था स्पेसिफाई रिक्वायर्ड, इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड। हमने यहाँ पर लिख दिया रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहाँ नीचे देखें, ये बात लिखी हुई है कि एन एट्रीब्यूट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन यूजिंग एन एट-लिस्ट डिक्लेरेशन। के DDD के अंदर जब भी आप एट्रीब्यूट का हवाला दें तो हमेशा एट-लिस्ट डिक्लेरेशन के साथ उसका हवाला दें, ठीक है, बस। एट्रीब्यूट वैल्यूज मस्ट नॉट कंटेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंटिटी रेफरेंसेस। एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ अपने अंदर, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंटिटी रेफरेंस को कंटेन नहीं कर सकती, ठीक है, टू एक्सटर्नल एंटिटीज़, ठीक है। और
द रिप्लेसमेंट टैग्स ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी का रिप्लेसमेंट टैग्स रेफर टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एन एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। एक एट्रीब्यूट वैल्यू में रेफर किया जा सकता है उसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। एंड दैट एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट नॉट कंटेन आइदर लेस देन साइन, और उस एट्रीब्यूट वैल्यू में, ठीक है, लेस देन साइन इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपका पेपर के हवाले से जो करने वाले पॉइंट्स हैं ना, ठीक है, वो है ये एलिमेंट एट्रीब्यूट रूल्स। हो सकता है कि ये आपको, ठीक है, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, ठीक है, इसका कोई भी 1 पॉइंट 2 पॉइंट्स, ठीक है, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, आपने इनको कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स को आप बेशक ना करें, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखी थी, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप यहाँ से बेशक ना करें, बहरहाल ये वाले पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये करने वाले हैं, आप इनको करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 4 कवर हो जाता है। इंशाल्लाह ताला अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।